देखो रिकॉर्ड में शुरू हुई। कह रहे जी हैं सर। महाभाष्यकार पतंजलि वाक्य के 5 लक्षण करता है। कह रहे एक क्रिया का पद वाक्य यानी एक तिंग वाक्य, ऐसा कहते हैं। बताइए रे, है ना। एक तिंग वाक्यम पतंजलि कहते हैं। उसके बाद में साव्यय कारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात जो अव्यय कारक और विशेषणों से युक्त है ना, ऐसा क्रियापद क्या कहलाता है? ऐसे क्रियापद को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अव्यय कारक और विशेषण से युक्त क्रियापद क्या कहलाता है वाक्य। ना। चलिए, क्रिया विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य है, ये भी बात कहते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? सक्रिया विशेषणम वाक्यम, ये भी बात कौन कहता है? पतंजलि कहते हैं। कह रहे आख्यातम सविशेषणम, है ना। आख्यातम सविशेषणम, सविशेषणम आख्यातम किम, सविशेषणम किम आख्यातम, बोले वाक्यम आख्यातम। वाक्य। वाक्यम आख्यातम अर्थात विशेषण से युक्त क्रियापद वाक्य है, ऐसा भी कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे विशेषण एक तिंग वाक्यम, साव्य कारक विशेषणम वाक्यम, या सक्रिया विशेषणम वाक्यम, या आख्यातम सविशेषणम वाक्यम, सब कौन कहता है ये बात? पतंजलि। कौन कहता है? महर्षि पतंजलि। ठीक है, महाराज पतंजलि इस बात को कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर है सबको? जी सर। आगे चलें, क्या कह रहे हैं आगे? साहित्य दर्पण का आचार्य विश्वनाथ के मत में वाक्य लक्षण क्या बता रहे हैं, तो आप पढ़ते हैं ना उधर, योग्यता आकांक्षा असत्य युक्त पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है। यहाँ पे कहते ना वो, योग्यता आकांक्षा आकांक्षा असत्य युक्त पदानम समूह वाक्य में, ऐसा कौन कहता है बात? कौन कहता है बात? बोलो विश्वनाथ। बेटा, है? कौन कहता है बेटा, आप बोलोगे? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। ठीक है, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा असत्य युक्त पदानाम समूह, पदोच्चय यानी पदों का समूह वाक्य कहलाता है। ये आचार्य विश्वनाथ। मीमांसक क्या कहते हैं? कह रहे हैं अथ एकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षम चेत वेद विभागे स्यात्, अर्थात एकत्व से, एकत्व की भावना होने के कारण अर्थ एक है, उसके कारण, है ना, अर्थैकत्वात्। हाँ, अर्थैकत्वात् की जगह क्या कर लीजिए, अर्थैकत्वात्, है ना, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, अर्थ एक होने के कारण वाक्य भी कितना है, एक है ना। जी सर। ठीक है, और लेकिन साकांक्षम चेत वेद विभागे स्यात्, साकांक्ष होने के कारण उसके विभाग हो जाते हैं, अर्थात वो 2 भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है साकांक्ष होने के कारण। ठीक है, वस्तुतः वाक्य कैसा है, एक ही है ना। जैसे जैसे आकांक्षा होती चली जाती है वैसे वैसे विभाजित होता चला जाता है, राइट। ठीक है, नैयायिक क्या लक्षण कहते हैं? कह रहे अर्थ समाप्ति में पद समूह वाक्य कहलाता है, पद समूहो वाक्यम, है ना। अर्थ समाप्त, अर्थात जब तक अर्थ की समाप्ति ना हो जाए तब तक का पदों का समूह, समझे पंडित जी, है ना। अर्थात आप बहुत सारे पद रख लीजिए, बहुत सारे पद रख लीजिए, और उन पदों में, उन पदों को तब तक बढ़ाते रहिए जब तक कि आपकी अर्थ समाप्ति ना हो जाए, है ना। तो पद समाप्ति के लिए लिया गया जो अर्थ समूह पद, सॉरी, अर्थ समाप्ति के लिए लिया गया पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य कहलाता है। अर्थात अर्थ समाप्त हो पद समूह वाक्य, कौन कहता है बात? कौन कहता है बात? नैयायिक। ठीक है, चलिए आगे। मिथा साकांक्षा शब्द से व्यूह वाक्यम, मिथा मतलब परस्पर, आकांक्षा से युक्त शब्दों का समूह, व्यूह मतलब समूह, वाक्य कहलाता है, ऐसा कौन कह रहा है? ये भी नहीं है, तो दोनों बातें हैं। पद समूह वाक्यम, अर्थ समाप्त पद समूह वाक्यम, ये भी कहते हैं, और साकांक्षा शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, ये भी कौन कहता है? नैयायिक। क्लियर है? क्लियर है सबको? बोलिए हाँ कि ना। जी सर। जी सर।
आगे भर्तृहरि क्या कहते हैं, कह रहे आख्यात शब्द संघातो जाति संघात वर्तिनी एको अनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध्यनुसंहति पदम आद्यम पृथक सर्वम पदम साकांक्षम इत्यपि वाक्यम प्रतिमति भिन्ना बहुधा न्यायवादिना। अब इसमें ध्यान इतना ही रखना है। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। जी सर। हाँ, यानी पदम आद्यम पृथक सर्वम पदम साकांक्षम इत्यपि, है ना, वाक्यम प्रतिमति भिन्ना बहुधा न्यायवादिना, उसको बहुत प्रकार से कहा है ना। ये कौन कहता है इस बात को? भर्तृहरि कहते हैं। सिंपल से याद रखो सब, इतना ऊंचा नहीं जाएगा, बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। अब ऐसी कोई पाश्चात्य विद्वान है डियोनीसियस, ये भी क्या कहता है, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द समूह वाक्य है। हमारे यहाँ कौन कहता है ये बात? पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला कौन कहता है ये बात? ये पढ़ के आए ऊपर, यही बात को संस्कृत में कौन कह रहा था? नैयायिक। अर्थ समाप्त पद समूह वाक्यम कह रहे थे ना, है कि नहीं? जी सर। वाक्य के लक्षण और भी बताए जा रहे हैं अध्यायों के मत में। भाषा की कई वाक्य है, सभी सब अपने आप से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, ठीक है भैया। जी भैया। अब कह रहे हैं सामान्यतः वाक्य के भेदों को अलग अलग किया जा सकता है। कैसे? आकृति मूलक, रचना मूलक, अर्थ मूलक, क्रिया मूलक और शैली मूलक। ठीक है, आकृति मूलक में आपके वही योगात्मक, अयोगात्मक, योगात्मक के 3 भेद, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट 4 भेद हो जाते हैं। ठीक है, कुल रचना के आधार पर 3 प्रकार से हो जाता है, सामान्य, मिश्रित और संयुक्त। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है भैया। जी सर। रचना मूलक 3 प्रकार का है, सामान्य, मिश्र, संयुक्त। एक बार बस देख लीजिएगा सरसरी नजर से, सब प्रश्न में बनता नहीं है। अर्थमूलक के 8 भेद बताए गए हैं, है ना। विधि, संदेह, निषेध, इच्छा, प्रश्न, संकेतार्थ, अनुज्ञा और विस्मय। क्रिया मूलक के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, क्रिया मूलक जब वाक्य होता है तो कर्ता के आधार पे, कर्म के आधार पे, भाव के आधार पे, है कि नहीं। शैली मूलक भी ऐसे होते हैं, शिथिल, समीकृत और आवर्तक। अन्य अवान्तर भेद बता रहे हैं। क्रिया विहीन मूलक 5 बताए गए, है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, ऐसे सामान्य। अभी आता है आपका भारोपीय भाषा परिवार, तो उसको हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? किस खंड में आता है भारोपीय भाषा परिवार? तो कह रहे हैं भारोपीय भाषा परिवार का पारिवारिक वर्गीकरण, है ना, जब हम करते हैं तो पारिवारिक वर्ग किसने किया है? पारिवारिक वर्गीकरण देवेंद्रनाथ शर्मा। शर्मा। धारा परिवार में, तो उसमें यूरोप एशिया खंड में आता है। कितने खंडों में बांटा गया इसको? कुल खंड कितने हैं? कुल खंड कितने हैं? बहुत 10 मारूंगा, खंड। बहुत मारूंगा। 4 खंड है खंड। 4,000। तो समझ के बोलो, सुन सुना के ना बोलो। तो भारोपी परिवार में वो परिवार बता दिए दूसरे से। परिवार बता दिए थे, पूछा क्या, बता क्या रहे हो। चलो, इसके अंतर्गत तो यूरोप एशिया भूखंड आ जाता है। ठीक है, उसी में जो पहला खंड है वो यूरोपीय खंड है ना। सामान्य भाषा में कहे तो भारोपीय भाषाई परिवार भारत और यूरोप का भाषाई परिवार है। ठीक है, जो भारोपीय परिवार है वो भारत, इसको हम लोग भारतीय, यूरोपीय, है ना, दक्षिण एशिया, ये सब नामों से जाना जाता है इसको। इन सब नाम है इसके, दक्षिण एशिया का, इंडो एशियाई, ऐसा करके नाम कई है ना इसके भारोपीय परिवार के। नहीं, इंडो जर्मनिक, है ना, भारोपीय, आर्य परिवार, सब नाम है ना इसके, है क्या नहीं? जी जी। भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्व भारोपीय भाषा परिवार का है, क्योंकि सबसे अधिक ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस भाषा परिवार के अन्य नाम निम्नलिखित हैं: इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारोपीय परिवार, है ना, भारतीय हित्ती परिवार। ठीक है ना। प्रोफेसर स्टुटवेंट ने सिद्ध किया कि हिटाइट भाषा भारोपीय भाषा की पुत्री न होकर बहन है।
पढ़ लेना एक बार, बहन पुत्री। सामान्यतः भारोपीय भाषा को बोलने वालों का नाम आर्य था, आर्यन जो बोलते थे। भारोपीय भाषा का आदि देश अनिर्णित है, यह आदि लोगों द्वारा लाई गई, अतः आर्यों ने जहां जहां निवास किया उन क्षेत्रों में अब बोली जाने वाली भाषा भारोपीय भाषा। ठीक है ना। मूल भारोपीय भाषा कैसी थी? श्लिष्ट योगात्मक, है ना, और इसमें अपश्रुतियों का प्रयोग होता था। भारोपीय परिवार की मूल भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, रूसी है ना, ये सब संयोगात्मक है। ठीक है। अब इनसे कुछ अन्य भाषाएं विकसित होती हैं, जैसे लैटिन से अंग्रेजी, है ना, संस्कृत से हिंदी वगैरह, है ना, लैटिन से ये सब अंग्रेजी वगैरह विकसित हुई। तो जो ये भाषाएं कुछ अन्य विकसित हुई इनसे, ये तो संयोगात्मक थी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी वगैरह, है ना, लेकिन इनसे आधुनिक भाषाएं जो बनी, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह, ये सब कैसी बन गई? वियोगात्मक बनी है। ठीक है, तो सब पता ही होगा आप लोगों को, संयोगात्मक वियोगात्मक वगैरह पढ़े हैं आकृति मूलक वर्गीकरण में, नहीं है ना। जी तो जी सर। कैसा ये भारोपीय परिवार की भाषाएं कैसी हैं? एकाक्षरी भाषाएं थी प्राय काल में, है ना। तो वही कह रहे हैं, इसमें शब्द रचना प्रकृति प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व के योग से होती थी। ठीक है, ये भाषाएं। भारोपीय भाषा में वाक्य की रचना दो पदों से होती थी, शब्दों से नहीं। दो पद मिलकर के, हमारे यहाँ पद समूह वाक्य हम सब पढ़ते हो ना, कई बार नहीं आता है। क्यों जी पंडित जी? बोले महाराज। कह रहे हैं इस भाषा में स्वर भेद होने से अर्थभेद होता तथा संगीतात्मक था। ये छोड़िए उसको। आगे, मूल भारोपी भाषा में कवर्ग 3 शुद्ध कंठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ प्रकार का मिलता है। 3 प्रकार का कवर्ग मिलता है, शुद्ध कंठ से उच्चारित होने वाला, कंठ और तालु से, और कंठ और ओष्ठ से। भारोपी भाषा में चवर्ग और टवर्ग प्राप्त नहीं होते थे। ठीक, इसकी मूल भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि बहुमुखी बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषाएं, पता ही होगा आपको। इनसे विकसित आधुनिक भाषा हिंदी अंग्रेजी वगैरह वियोगात्मक है, पढ़ ही लिया है। तो प्रत्ययों का आधिक्य था इसमें, रूपों में आधिक्य था, धातु से प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते थे। मूल भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष थे। ठीक है, क्रिया के रूपों में भूत, भविष्य, वर्तमान आदि की धारणा, समास की प्रवृत्ति भी थी। भारोपीय भाषा के प्राथमिक स्वरूपों में उत्तर का स्वतंत्र था, उसका क्रिया से पृथक प्रयोग होता था, है ना। इसमें 10 परिवार आते हैं, आपको पता ही है, नहीं पता है? पता है सर। बताने की जरूरत थोड़ी ना है इसको, आप है बताने की जरूरत है? क्यों पंडित जी? कमाल हो गया है सर। तो फिर एक बार खुद से इसको अब देख लीजिएगा, नहीं है ना। अच्छा देखो, जानकारी वाली चीजें हैं सारी, नहीं देखोगे? है देखेंगे सर। हाँ, अब कह रहे हैं भारतीय परिवार की भाषाओं को, तो वो तो देखो 10 वर्ग अलग हैं, समझ रहे हो? इस भारतीय परिवार के 10 शाखाएं अलग हैं, 10 परिवार हैं। भारतीय परिवार में भी 10 परिवार है, समझे ना। कुल 18 परिवार विश्व की भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में, उसमें 4 खंडों में उनको विभाजित किया, तो भारतीय खंड एक है ना, वही एशियाई खंड जो है, उसमें एक भारतीय परिवार है, और वो भारतीय परिवार में 10 भाषाई परिवार होता है, समझे, है ना। भारतीय परिवार में 10 भाषाई परिवार है, समझ गए ना। इन्हीं को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं, नहीं बांटते हैं? बांटते हैं सर। कौन से बताओ? सतम और केंटम। है ना। अब ये जो वर्गीकरण जो आपने बताया ना सतम केंटम का, ये वर्गीकरण पंडित जी इस आधार पे नहीं, ये आधार इसका अलग है। इसका आधार जो हो जाता है, ध्वनि का आधार लिया जाता है, ध्वनि के आधार पर इसको वर्गीकरण किया जाता है ना। ये जो भाषाएं हैं, इनका वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर किया जाता है, शतम और केंटम। अरे ध्वनि ही तो है, संस्कृत में शतम बोल देते हैं आप लोग, है ना, अवेस्ता में शतम बोला जाता है। अब जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं उनको एक जगह रखा गया, देखो अब एक जैसे साउंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? शतम, सतम, सद, सौ, स्तो, है ना, जिमता, सब में सा ही सा दिखाई दे रहा है। इधर कहीं ऐसा साउंड एक जैसा दिखाई दे रहा है, जो एक जैसा साउंड कर रहे थे उनको एक जगह रख लिया केंटम वर्ग में, समझे। ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण है ना।
बोलो। जी अस्कोली ने किया था, सही होगा ये तो, है ना, है कि नहीं। तो 4 1 में चले जाते हैं और 6 1 में चले जाते हैं। 6 वाला गेंटुम परिवार कहलाता है और शतंबर क्या जो 4 वाला कहलाता है। ध्यान रहेगा, है ना। ये तो सबको पता है, यही रानी भारती चेवा बाल्टी स्लाविकी तथा आर्मेनियन अल्बेनियन शतंबर समास था। इटाली की जगड़ी से जर्मानिक केल्टिकी तथा व्यक्ति तो खाली जता केंटुम वर्गीय प्रकृति 6 दूसरे वाले में केंटुम में और 4 शतम वर्ग में आ जाती है ना। किसको क्या कहा जाता है ये भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, बताओ गलत कह रही हूं तो। पढ़ चुके हैं सर। तो फिर, है ना, अवैधिक और लौकिक संस्कृत में अंतर आ जाता है। समानताएं इनमें भैया 3 लिंग 3 पुरुष 3 वचन सब में होते हैं। आपकी संस्कृत चाहे वैदिक उठा लो चाहे लौकिक उठा लो, है ना। दोनों में जो जितने भी शब्द हैं हम सब मानते हैं कि धातु से ही शब्द बनता है ना। धातुओं का अर्थ भी समान है, श्लिष्ट योगात्मक है दोनों, है ना। दोनों की दोनों कैसी हैं, श्लिष्ट योगात्मक है, लौकिक हो चाहे वैदिक संस्कृत हो। हिंदी कैसी है, इनसे उत्पन्न हुई है जो हिंदी, योगात्मक है ना। योगात्मक। योगात्मक। बोल लो बेटा, चल। समास विधि, कारक विधि और संधि वगैरह सब दिखाई देता ही है सब आपको, है ना। और विषमताएं क्या है ना, स्वर और स्वर भक्ति दोनों प्रयोग होते थे, है ना, समझे। लेकिन यहाँ पे लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं है, ठीक है। लृ का प्रयोग देखें आप, लौकिक संस्कृत में उस लृ को नहीं किया जाता है। उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग यहाँ नहीं होता लौकिक में। इनके यहाँ स्वर कैसा था, संगीतात्मक सामवेद इत्यादि में, है ना। और हमारे यहाँ स्वर का प्रयोग बलाघात के लिए किया जाता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर थे, यहाँ प्लुत लुप्त हो गया, ह्रस्व और दीर्घ रह गया हमारी संस्कृत में, है कि नहीं, है ना। शब्द धातु रूप में विविधता अलग अलग कम हो गई, बहुत बहुत विविधता थी पहले शब्द धातु हम शब्द बहुत सारे धातु बहुत सारे कम हो गए ना, बहुत सारे प्रयोग नहीं हो रहा तो वो लुप्त होते चले जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे आप शब्द देखते होंगे तो आपको लगता होगा भैया ये क्या है कि नहीं। अब जो हम पर्यायवाची देखते हैं बहुत सारे, तो यदि कोश ना हो तो हम लोग को पता पड़ेगा किसके पर्याय हैं ये, बताओ। कोश ना हो तो पता नहीं पता पड़ेगा, वो लुप्त हो जाएंगे, हो ही गए। लिट लकार का प्रयोग यहाँ होता है वेद में, यहाँ नहीं होता भैया। पुरुष वचन लकार विकर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना। विकर्ण प्रत्यय जो है आपके उनमें परस्मै पद आत्मनेय पद का परिवर्तन था, यहाँ परिवर्तन में होता ही नहीं है। तो यहाँ देखो आत्मनेय पद को परस्मै पद को आत्मनेय पद बना ही देते थे लोग। संधि में ऐच्छिक नियम थे इनके, अपनी इच्छा से उपसर्ग स्वतंत्र होते थे, यहाँ ऐसा नहीं है लौकिक संस्कृत में। हमारे यहाँ नियम है संधि में, है ना। ईम सीमा वही आदि निपातों का भी प्रयोग किया जाता था, कमी मृदु इत्यादि में आता ही नहीं आता है सीमा, वेद में पढ़ते हो ना रुक में, लेकिन यहाँ ये निपात के रूप में देखे कहीं देखे लौकिक संस्कृत में, कहीं नहीं आते, है ना। इनमें देखिए लुंग लंग लड़कार में आपका अटागम नहीं होता, लेकिन यहाँ तो नियम ही है लुंग लंग लड़न छोड़ो दाता, है ना, अटागम होता ही है हमारे यहाँ तो, है कि नहीं। तुमुन और त्वा आदि अर्थों में अनेक प्रत्यय होते थे, तुमुन अर्थ में त्वा अर्थ में प्रत्यय संख्या अधिक थी इनके, और यहाँ तुमुन और त्वा में, है ना, तुमुन त्वा लिए पड़बुल प्रत्यय यही बचे खाली बस, है ना। वैदिक संस्कृत में 52 है, यहाँ लौकिक में 48 ही रह गई है, नहीं वही जो है जब मूल्य पद्मानी का प्रयोग होता था, इनका प्रयोग ही नहीं करते लौकिक संस्कृत में, कहाँ होता है ना। अक्तु अर्जुनी श्रोत्या गातु गुमा जैसे शब्द प्रयोग होते थे, गुमा जुमा इत्यादि, है ना, लेकिन ये सब है ही नहीं यहाँ पे तो, है ना, क्यों पंडित जी। जी सर। हाँ, अब भाषा और बोली में, भाषा और आपकी इसमें वाक्य यानी बोली में क्या अंतर है, अब ये तो सामान्य बातें हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, ठीक है भैया, है ना। एक चीज और याद रखिए, जो पूछा जाता है ये प्रश्न पूछा जाता है उत्पत्ति का, भाषा की उत्पत्ति का, समझे, है ना, समझे पंडित जी। जी सर। कौन सी से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है, तो सबसे पहले प्राचीन काल से देखा जाए तो सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, वैदिक संस्कृत जो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन संस्कृत, उससे प्राकृत भाषा उत्पन्न हुई। प्राकृत से आपकी
शौरसेनी महाराज है ना, शौरसेनी महाराष्ट्री मागधी अर्धमागधी पैशाची है ना, अवंतीजा प्राच्या पाली दाक्षिणात्य महाराष्ट्र, ये सब भाषा होती है। ठीक है, उसका जो उत्तरकालीन में अपभ्रंश हो जाता है उनका। समझे पंडित जी? जी सर। तो इनका उत्पत्ति क्रम कई बार पूछा जाता है ना। ठीक है, इनका क्रम लगाने को दे दिया जाता है कई बार, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से देखो तो यहाँ से देख लेना, बाकी यहाँ से तो इतना खास नहीं, इतना नहीं पूछता है यहाँ से, है ना। एक और है उत्पत्ति का भाषा विज्ञान बताता हूँ। देखो ये दिख रहा है, सबसे पहले वैदिक भाषा, वैदिक से संस्कृत है ना, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भाषा। ठीक है सर, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है भैया, याद रहेगा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। हो गया है? जी सर। तो वैदिक, वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भाषा आया। ठीक है सर? ठीक है जी सर। जी सर। अब ये तो सब आप देख ही चुके हैं, प्रयत्न लागत वगैरह है ना, मात्रा सुर बलागत। ये देख ही चुके, दोबारा देखना है, बता चुका हूँ हालांकि मैं इसको, सामान्यतः तो नहीं है ना। देख लो, चलो। दो प्रकार से हमने कारण माने, इसके आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण, है ना, है ना। वही देखिए, दो प्रकार से कारण हो सकते हैं भाषा के परिवर्तन के, आभ्यंतर और बाह्य, दो भागों में विभाजित किया इनको, है ना। फिर आभ्यंतर कारण जिनको हम लोग आंतरिक कारण कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 13 कारण हैं, जिनमें आभ्यंतर कितने हैं? 5 प्रकार के आभ्यंतर है ना, आंतरिक कारण और बाह्य कारण 8 प्रकार के हैं। तो 8 5 13 हो जाते हैं कुल मिलाकर के ना, है ना। जी सर। ठीक है, जैसे सबसे पहले आ जाता है आभ्यंतर कारण। आभ्यंतर कारण हम बताते हैं, अनुकरण की अपूर्णता, मतलब अच्छे से अनुकरण ना करना, है ना। अब कोई मास्टर साहब शब्द पूरा ऐसा है, डॉक्टर साहब हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं, क्यों जी? हैं? बोलते हैं सर। अनुकरण की अपूर्णता है पंडित जी, है ना। ऐसे ही वाग् यंत्र की विभिन्नता। अब मान लीजिए बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा सा बोलता है, उस किसी की जीभ पतली है, किसी की जीभ भारी है थोड़ी सी, नहीं बोल पाता है ना, है कि नहीं, उतना अच्छा उच्चारण नहीं कर सकता है ना। कोई नासिका से ही बोलता है ना, तो वो इतना अच्छा व्यक्त नहीं बोल सकता। ठीक है सर, तो ये भी आपका आभ्यंतर कारण है, आपके वाग् यंत्र की विभिन्नता, है ना। प्रमाद और असावधानी, जैसे आप लोग करते हैं, है ना। पढ़ाने वाला एकदम बढ़िया से पढ़ा रहा है और आप लोग प्रमाद वशात, आलस्य वशात उसको पता नहीं क्या ही क्या बोल जाते हैं, बोलने के कष्ट से।
अशिक्षा आ जाता है, बिना पढ़े ही ऐसा होता है ना, है क्या नहीं? क्यों जी? अब यदि आप बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को शकारत का उच्चारण कराओ, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो अशिक्षा है उनका कारण, है ना। उसके बाद लिपि की अपूर्णता है ना, लिपि की अपूर्णता के कारण भी दोष आ जाते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम लोग राम कृष्ण और अंग्रेजी में उनको रामा कृष्णा मालविया ऐसा करके लिखा जाता है ना, नहीं। अब हिंदी में भी कोई व्यक्ति इनको रामा कृष्णा ऐसा बोलने लग जाता है क्या ना। तो इसके कारण भैया ध्वनि क्या कर जो अपूर्ण रह जाता है, उसको दोष आ जाता है ना। अब आता है प्रयत्न लाघव, यानी मुख सुख। प्रयत्न लाघव के कारण देखिए, ये ना इसके बाद में 43, हाँ ठीक है। प्रयत्न लाघव शॉर्टकट निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। चतुर्वेदी को चौबे बोलते हो, नहीं बोलते हो? द्विवेदी को दूबे, नहीं है कि नहीं? हाँ, शमशान को मसान, ये सब बोला जाता है ना। सप्त धान्य सात अनाज को सतनजा बोला जाता है हिंदी में। महेंद्र को महेंद्र, दोनों के बोलते लोगों को। ये तो क्या है, प्रयत्न नहीं करना चाहते, वो आलस्य है उनके अंदर, है ना। प्रयत्न ना करके वो अशुद्ध शुद्ध उच्चारण करते उसका, ठीक है। और प्रयत्न के परिणाम प्रयत्न लाघव होने के कारण क्या हो जाता है, फिर उसमें लोप आगम विकार वर्ण विपर्य सब समस्या आने लग जाती है उसमें, है ना। उसके बाद मात्रा सुर बलाघात, मात्राओं के कारण सुर के कारण बलाघात के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है ना, है क्या नहीं? जी सर। तो मात्रा के कारण भी ये गड़बड़ हो जाती है। स्वर के कारण ह्रस्व को दीर्घ बोल देना, दीर्घ को, है ना, ह्रस्व बोल देना। बलाघात के कारण किसी पर अधिक बल दे दिए आप, है ना। जैसे आभ्यंतर शब्द है, आभ्यंतर में अभ्या पे अधिक बल दे दो तो दोष हो जाएगा ना, है ना। और आभ्यंतर को बदल के आपने आ की ध्वनि को नष्ट कर दिया, और वह शब्द अब क्या बोलते हैं, भीतर भीतर बोलते हैं, आभ्यंतर की जगह पर नहीं बोलते। तो आभ्यंतर का भीतर क्या है, बलाघात है। भावावेश में भी, है ना, बेटा को बेटवा बोलते हैं, है ना। बाबू को बबुआ बोलने लग जाते हैं, नहीं। देवदत्त को दत्त, है ना। बच्चा को बच्चू बचवा नहीं बोलते, क्यों जी? बोलते हैं सर। सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण हम लोग गलत कर लेते हैं चीजों को, है ना, है कि नहीं? सादृश्य के कारण भी गलत है। अब आते हैं बाह्य कारण, है ना। बाह्य कारणों में भौगोलिक प्रभाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो जहां आप देखते हैं, यहाँ हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अभी यहीं से आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ का भौगोलिक प्रभाव अलग है। जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ लोग मुंह ज्यादा नहीं खोल पाते हैं, इसीलिए वो लोग दीर्घ प्लुत इत्यादि का उच्चारण कर पाएंगे, वो नहीं कर पाते, इसीलिए उनका मुंह कम खुलता है। देखोगे उधर नेपाल नेपाल साइड में, देखे हो कैसा कम कम बोलते हैं वो लोग, कम कम मुंह खुलता है उन लोग का, जो पहाड़ी लोग होते हैं, है ना। जी सर। जी। क्योंकि वो लोग अभ्यास ही नहीं होता इतना, ठंडी के कारण का मुंह खुलता ही नहीं इतना, है ना। ऐतिहासिक प्रभाव भी हो सकता है उसका। अभी ऐतिहासिक प्रभाव क्या है कि ये जितने आक्रमण हुए, जितने लोग बाहर से आए, वो कुछ ना कुछ लेके आए आपके लिए, तो अपना ही छोड़ गया उसको, नहीं। तो ऐतिहासिक प्रभाव भी हो सकते हैं, इसके कारण हिंदी आपकी अपभ्रंशित हो गई। ठीक है। ऐसे सांस्कृतिक प्रभाव भी हो सकता है। सांस्कृतिक प्रभाव मतलब जो जो जैसा हुआ, मान लीजिए अभी संस्कृति सनातन की अच्छी है कंडीशन, अभी थोड़ा सा संस्कृत का और हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा, और जैसे ही थोड़ा सा एम्पायर बदलेगा, कोई दूसरा शासक आएगा, वो दूसरी भाषा को तवज्जो देगा, होगा कि नहीं होगा?
जिन जिन राज्यों में ऐसा है वहाँ है ऐसा। अभी हैदराबाद चले जाओ, तो आपको क्या है, उर्दू की वो अधिक मिलेगी। पाकिस्तान उधर चले जाओ अरबिक कंट्री में, वहाँ आपको उर्दू मिलेगा। तो सांस्कृतिक प्रभाव, वहाँ की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है भाषा पे, है ना। संस्कृति के कारण भी भाषाओं में परिवर्तन होता है, नहीं होता है? क्यों जी? होता है सर। सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक स्थिति क्या है उस समय, वो प्रभाव पड़ता है। वैयक्तिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष उस समय हो जाता है तो उनका प्रभाव भी पड़ने लग जाता है भाषा पे, उनके कारण भी वो ध्वनि का परिवर्तन होने लग जाता है कि नहीं? है ना। तो उस भाषा को बिल्कुल बदल ही देता है वो व्यक्ति, उसके अनुसार चल जाती है वो भाषा, है ना। उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जाति विशेष का प्रभाव बढ़ जाता है। सब वही है, एक दूसरे से मिले जुले हैं सारे के सारे। साहित्यिक प्रभाव पड़ता है, जैसा साहित्य लिखा जाएगा वैसी भाषा उस समय परिवर्तित होगा, है ना। जैसे जब तुलसीदास जी वगैरह थे और अच्छे ये संस्कृत साहित्य जब ज्यादा लिखा जा रहा था तो संस्कृत का प्रभाव अधिक था। उसके बाद हिंदी साहित्य लिखा गया था हिंदी का, अवधी साहित्य लिखा गया था अवधी का प्रभाव अधिक हो गया, है ना। वैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। हम्म ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रभाव अलग अलग स्थिति में पड़ते हैं और अलग अलग इन प्रभावों के कारण ये परिवर्तन होता है कि नहीं? जी सर। अभी वर्गीकरण वगैरह तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है भैया। ये सब इसका मतलब वही लिखा है, निष्कर्ष ही है उधर पीडीएफ में। चाहो तो आप ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है सर। जी सर। बाकी इसमें से मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होगा, उससे पर्याप्त आ जाता है, उससे बाहर कुछ जाता नहीं है, समझे पंडित जी। वही सारी चीजें हैं, इसमें भी मैंने वही पढ़ाया जो उसमें है ना। समझ में आई बात? ठीक है भैया। और पीडीएफ है जी पूरा सर। 150 पेजों जी का, गुरुजी। कितना लिखोगे तुम इसमें, है ना। चाहो तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। बाकी है वही।